हेलो दोस्तों, हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने के लिए 6,32,000 फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान दी है। फ्रीडम फाइटर की ये लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि उनको अंग्रेजों से तो लड़ना ही था और देश को आज़ाद करवाना था। वहीं उनकी आपस में भी लड़ाई चल रही थी। आपस में लड़ाई थी विचारों की, सोच की। महात्मा गांधी की सोच से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। पूरा देश उनको बापू कह रहा था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके अनशन और अहिंसा की आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते थे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ फ्रीडम फाइटर के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका मकसद तो वही था जो महात्मा गांधी का मकसद था, लेकिन उस मकसद को पाने के लिए उन्होंने रास्ता दूसरा चुना। उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले आते हैं सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 18 अगस्त 1945 में, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। आज हम सब इनको नेताजी के नाम से भी जानते हैं। ये बंगाल के एक अमीर फैमिली में पैदा हुए थे, जहां इनके पास सभी तरह के ऐशो आराम थे। अगर ये चाहते तो अपना जीवन आराम से गुजार सकते थे। भारत में इनकी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद इनके पिता ने इनको लंदन भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट सिविल सर्विस एग्जाम को देने के लिए। 1920 में इन्होंने वो एग्जाम दिया जिसमें इनकी 4th पोजीशन आई, जिसके बाद इनको आईएएस के लिए चुना गया। लेकिन बाद में इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और अपना खुद का रास्ता चुना। ये वापस भारत आए और देश की आजादी की मुहिम में जुड़ गए। 1923 में इनको सेक्रेटरी बनाया गया बंगाल स्टेट कांग्रेस का और उसी साल इनको प्रेसिडेंट भी बनाया गया ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का। नेताजी और नेहरू जी दोनों ने मिलकर एंटी साइमन आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। अभी तक उनमें कोई मतभेद नहीं था, वो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसी बीच 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में नेताजी ने कांग्रेस का मेन गोल कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वराज को रखने के लिए कहा। 1932 में इनकी तबीयत खराब होने की वजह से इनको यूरोप लेकर गए, जहां पर इन्होंने यूरोप की पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व किया, स्पेशली फैसिज्म और कम्युनिज्म। अब ये वो समय था जब नेताजी और नेहरू जी के विचार अलग हो चुके थे। हिटलर की वजह से पूरी दुनिया पर जो खतरा मंडरा रहा था, उसकी वजह से नेहरू जी डरे हुए थे। लेकिन नेताजी ने उनके ओपोजिट जाकर हिटलर और जापान से हाथ मिला लिया था और उनके सपोर्ट से आईएनए की शुरुआत की। महात्मा गांधी नेताजी को पसंद करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके विचार थोड़े से अलग थे। इसके कुछ कारण थे। महात्मा गांधी एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे अहिंसा और सत्याग्रह के। उनके इस बिलीव की दो वजह थी। सबसे पहला तो जिन लोगों ने कभी हथियार नहीं चलाए उनको सिखाना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा उनका बिलीव था कि हथियार चलाने से इतनी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती जितनी बाद में क्रिएट हो जाती है। वहीं नेताजी का बिलीव इनसे बिल्कुल ऑपोजिट था। वो मानते थे कि अहिंसा से कोई आजादी नहीं मिलने वाली। दूसरा कारण था गांधी जी ऐसा मानते थे कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल करना गलत है। दूसरी तरफ नेताजी अपने आउटकम पर ज्यादा फोकस करते थे। उनको कोई दिक्कत नहीं थी नाजी से या जापान से सपोर्ट लेकर देश को आजाद करवाने में। तीसरा कारण, गांधी जी एक ऐसा देश चाहते थे जहां पर कोई स्टेट गवर्नमेंट ना हो, संविधान ना हो और देश की अपनी कोई सेना भी ना हो। दूसरी तरफ नेताजी का लोकतंत्र में बिलीव था, लेकिन बाद में उनको ऐसा लगने लगा था कि एक सभ्य समाज बनाने के लिए लोकतंत्र इतना कारगर नहीं रहेगा। इसलिए भारत को आजाद करवाने के बाद उसको कम से कम 20 साल तक एक डिक्टेटरशिप की जरूरत होगी। ऐसे ही गांधी जी और नेताजी के बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो नेताजी ही थे जिन्होंने सबसे पहली बार गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहकर संबोधित किया था। भारत को आजादी दिलवाने के लिए 6,32,000 फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान दी थी और उन सभी फ्रीडम फाइटर्स में से भगत सिंह को सबसे शिखर पर रखा गया है। इनका जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई एक मर्डर केस के लिए, जो उन्होंने किया था लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन जिस ऑफिसर को मारना था उसको पहचानने में थोड़ी सी गलती हो गई और उसकी जगह एक दूसरा अंग्रेज ऑफिसर मार दिया गया। उसके बाद इन्होंने बहरी अंग्रेज सरकार के कान खोलने के लिए असेंबली में बॉम्ब चलाया, लेकिन बॉम्ब ऐसी जगह चलाया जहां पर कोई नहीं था। उसका केस भी इन पर चला। जेल में इन्होंने भारतीय कैदियों के साथ हो रहे बुरे सलूक को रोकने के लिए आज तक की सबसे लंबी हंगर स्ट्राइक की, जो 116 दिन तक चली। भगत सिंह जी की जो आइडियोलॉजी थी वो महात्मा गांधी से एकदम ऑपोजिट भी नहीं थी और एकदम उनके साथ भी नहीं थी। एकदम उनसे ऑपोजिट नहीं थी वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब असेंबली में बॉम्ब चलाया गया तो वो ऐसी जगह पर फोड़ा गया जहां से किसी को कोई हार्म नहीं हुआ और जेल में भी अंग्रेजों से अपनी बात मनवाने के लिए इन्होंने अनशन किया। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, तो चलिए इस टॉपिक पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अंग्रेजी सरकार से मुजरिम करार होने के बाद भगत सिंह को फांसी दी जाएगी, अंग्रेजी सरकार ने ये एकदम क्लियर कर दिया था। तभी 1930 में महात्मा गांधी लंदन गए हुए थे। वहाँ अंग्रेजी सरकार के सबसे बड़े अफसर इरविन ने महात्मा गांधी से कहा कि अगर आप
चाहो तो हम भगत सिंह की फांसी रोक सकते हैं। तब महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि बिना किसी शर्त ही। तब इरविन ने कहा कि नहीं, एक शर्त है, भगत सिंह को माफीनामा लिखकर देना होगा। उन्हें अपने माफीनामे में ये लिखना होगा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत की और आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे प्लीज माफ कर दिया जाए। ये भगत सिंह को लिखती देना होगा, उसके बाद मैं उनकी फांसी रुकवा दूंगा। तब महात्मा गांधी ने कहा कि बिना भगत सिंह के कंसर्ट के मैं ये शर्त नहीं मान सकता। तो इरविन ने कहा कि आप ये मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए, अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर हम आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। तब कंसर्ट लेने के लिए ये मैसेज भगत सिंह तक पहुंचाया गया, लेकिन जब उनको ये बात बोली गई, उन्होंने साफ मना कर दिया किसी भी तरह का माफीनामा लिखकर देने से। उन्हें मनाने के लिए ये भी बोला गया कि अगर आप यहाँ से छूट जाओगे तो आप और लोगों को भी अपने साथ जोड़ सकते हो, बहुत सारे भगत सिंह और बना सकते हो, जो आजादी की इस लड़ाई में हमारे बहुत काम आएगी। तब भगत सिंह ने उनकी बात को काटते हुए कहा कि ऐसा नहीं होगा, अगर मैंने माफीनामा लिखकर दे दिया तो ये जो मुहिम चल रही है ये एकदम ठंडी पड़ जाएगी और कोई भी भगत सिंह नहीं बन पाएगा। तब भगत सिंह ने कहा कि हम भारतीयों की एक आदत है, हम मरने से नहीं डरते, लेकिन मरने से पहले जो दर्द होता है हम उससे बहुत डरते हैं। भगत सिंह ने कहा कि मैं अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुका हूँ और यही सही होगा मेरे मकसद के लिए भी और देश के लिए भी। महात्मा गांधी का ये मैसेज 3 बार और भगत सिंह तक पहुंचाया गया, लेकिन तीनों बार उन्होंने साफ मना कर दिया। उस वक्त महात्मा गांधी लंदन में थे, तो भारत में जितने भी क्रांतिकारी थे उन सब ने महात्मा गांधी तक ये बात पहुंचाई कि भगत सिंह किसी भी तरह का माफीनामा लिखकर नहीं देंगे और हम भी नहीं चाहते कि वो किसी तरह का माफीनामा लिखकर दें, क्योंकि हमें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। उन्होंने जो भी किया है वो देश के लिए किया है। और अगर आप दोबारा इरविन से भगत सिंह के बारे में बात करें तो कृपया करके उसमें से माफीनामा शब्द को निकाल दीजिए। जितने भी देशों में फांसी दी जाती है वो सुबह के टाइम दी जाती है। भगत सिंह को भी फांसी 24 मार्च 1931 सुबह के टाइम पर दी जानी थी। पूरे देश को ये बात पता थी कि 24 मार्च की सुबह भगत सिंह को फांसी दी जाएगी और लोग अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए वहां इकट्ठे हो भी रहे थे। अंग्रेज सरकार को इस बात से डर भी लग रहा था कि कहीं सेना में भी बगावत शुरू ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे अफसरों ने ये बात बोल भी रखी थी कि अगर भगत सिंह को फांसी दी गई तो हम अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे। अंग्रेज सरकार का एक डर ये भी था कि फांसी के बाद जब उनके शव को लोगों को सौंपा जाएगा और पूरे सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिससे पूरे देश में गुस्सा आएगा और एक साथ सारा देश बगावत कर देगा और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। इसी डर से भगत सिंह को एक दिन पहले 23 मार्च की रात को ही फांसी दे दी गई। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अकेले भगत सिंह से ही पूरी अंग्रेज सरकार डरी हुई थी। हम ये जरूर मान सकते हैं कि महात्मा गांधी ने किसी तरह का कोई अनशन नहीं किया भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए, लेकिन महात्मा गांधी ने कई बार लेटर लिखा इरविन को उनकी फांसी रोकने के लिए। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनको बाबा साहब भी कहा जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। जहां बाकी सारे फ्रीडम फाइटर अंग्रेजों से आजाद होने के लिए लड़ रहे थे, ये 2 लड़ाई लड़ रहे थे। एक तो अंग्रेजों से आजाद होने के लिए और दूसरा कास्टिज्म से अपने देश को आजाद कराने के लिए। उनका जन्म महार कास्ट में हुआ था, जो कि एक दलित कास्ट है, और लोअर कास्ट होने की वजह से बचपन से ही उन्होंने बहुत परेशानियां झेली थी। जैसे कि स्कूल में वो और उनके भाई सिर्फ 2 ही दलित बच्चे थे। उनको कहा जाता था कि घर से बोरी लेकर आओ और उसके ऊपर बैठकर पढ़ो। वो सेम नलके से पानी नहीं पी सकते थे। उनके लिए एक स्पेशल मटका रखा जाता था जिससे वो खुद पानी लेकर पी नहीं सकते थे। उनको प्योन पानी पिलाता था और अगर किसी दिन प्योन नहीं आता था तो उनको प्यासा ही रहना पड़ता था। लेकिन वो पढ़ने में इतने अच्छे थे कि उनको महाराजा ऑफ बड़ौदा से स्कॉलरशिप मिली। फिर वो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए। फिर उन्होंने लंदन से अपनी लॉ में पीएचडी की। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उनको कास्ट की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को क्रिटिसाइज किया और ओपनली ये बात कही कि कास्ट सिस्टम को हमारे देश से खत्म कर देना चाहिए। अब क्योंकि महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल इंसान थे, तो उनके और बाबा साहब के व्यूज में काफी सारे कंफ्लिक्ट रहे हैं। जैसे कि महात्मा गांधी मानते थे कि हिंदू धर्म में 4 वर्ण है और कास्ट भी हिंदू धर्म का एक हिस्सा है जो रहना चाहिए, लेकिन बाबा साहब उसके एकदम खिलाफ थे। ओवरऑल अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी और बाबा साहब में सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट था सेपरेट इलेक्टोरेट का। इसके अकॉर्डिंग रिजर्व्ड सीट होंगी जहां पर सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का इंसान ही खड़ा हो सकता है और उसी कम्युनिटी के लोग उसे वोट दे सकते हैं।
अभी के लिए क्या होता है, कोई भी एमपी के लिए खड़ा हो सकता है और जितने भी लोग उस जगह पर 18+ हैं वो सब उसे वोट दे सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश राज में 1909 में मुस्लिम को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था और 1919 में सिख्स को, क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को और यूरोपियन को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। इसलिए बाबा साहब दलित के लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। अंग्रेजों के साथ हुई एक मीटिंग में महात्मा गांधी ने कि दलित कोई माइनॉरिटी नहीं है, वो सब हिंदू हैं, इसलिए उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने बाबा साहब की बात को चुना और दलितों को भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट का ऑप्शन देने का ऐलान कर दिया। जो बात महात्मा गांधी को अच्छी नहीं लगी और वो अनशन पर बैठ गए। फिर महात्मा गांधी का ये अनशन तुड़वाने के लिए बाबा साहब एक स्टेप नीचे आए और साइन किया गया पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया जॉइंट इलेक्टोरेट, मतलब जो इलेक्शन में खड़ा होगा वो किसी एक कम्युनिटी से होगा और सारे लोग उसको वोट कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहब को लगता था कि पावरफुल कम्युनिटी अपना कोई पपेट दलित खड़ा कर सकती है। डिसाइड किया गया कि एक प्री इलेक्शन करवाया जाएगा जिसमें 4 दलित कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे और उसमें सिर्फ दलित ही वोट कर सकते होंगे। फिर उनमें से जो जीतेगा वो आगे इलेक्शन लड़ेगा और फिर उसे सब लोग वोट कर सकते होंगे। भले ही बाबा साहब और महात्मा गांधी की सोच में बहुत सारा अंतर रहा हो, लेकिन फिर भी जब संविधान लिखने की बात आई तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले भरोसा जताया बाबा साहब पर। और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं जिनकी सोच महात्मा गांधी से नहीं मिलती थी। महात्मा गांधी की लाइफ के बारे में अगर आप और भी ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। अभी के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।